हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर शुरू होने वाला है ना। जो कि हमारा पेपर कब है, 23 जून को है। तो इसमें लगभग हमारे अभी 50 दिन के आसपास हम मान के चलते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी ने अभी तक पेपर लिए हैं इसमें जो जीएस सेक्शन के जो पेपर रहेंगे ना, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा डीएसपी का रेडियो वाला पेपर हुआ था, 2021 वाला पेपर है। तो 21 में तो हुआ नहीं होगा, ये 22-22 में ही हुआ होगा। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिशिंग जो होता है एक इलीगल एक्टिविटी है, साइबर क्राइम में आता है ये। इसका मतलब क्या होता है कि अ, एक मिनट, ये फिशिंग में क्या है। आपको आपके मोबाइल पे या आपसे या ईमेल के द्वारा से एक मैसेज किया जाता है जिसमें ये और आपको ऐसा लगेगा कि ये एक रेप्यूटेड सोर्स या फिर ऑथेंटिक सोर्स या फिर ऑफिशियल सोर्स से आपके पास ये डेटा आया हुआ है या आपके पास ये जो कॉल आया हुआ है। मगर एक्चुअल में ये जो है होता है कौन सा क्राइम के उससे उद्देश्य से ये आपके पास भेजा जाता है, ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लोग ये ले सकें और आपके साथ क्राइम कर सकें। तो जनरली इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, उसके लॉगिन पासवर्ड वगैरह ये सब वो लिया जाता है। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला जो है पढ़ सकते हैं। और ये जहाँ तक है आपका 2021 के पेपर में आया भी है ये, जो हमारा सीएसई वाला हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल, तो ये सबके साथ किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है डी। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया इंटरकनेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है। तो ई गवर्नेंस बोला है इन्होंने, तो शासन तो होगा ही होगा। तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। नागरिक एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा की जाने वाले कार्ड का नाम क्या है। वीजा, पैसा, रुपए और रूपा। तो रुपए इसका जो है कार्ड है, जो एनपीसीआई जो है इशू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा लिख लिया था मैंने। ये 2008 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखोगे तो ये हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अधीन ये काम करता है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स इसने निकाले हैं, तो मतलब ये क्या क्या काम करता है। तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, और फिर भीम है, डिजिटल रुपए है। ये यहाँ पे वन नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, रुपए है ये जो अभी आपने ऑप्शन में देखा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत क्यूआर, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123, ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये आपको मेंस वगैरह में लिखने में काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है। तो वो तो पता ही है कि रोम जो होती है वो स्थिर मेमोरी होती है। तो ये रोम, ये पी रोम, और पी रोम और ई प्रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर है ए। विस्फोटक की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया रोबोट एक यंत्र का क्या नाम है। रुस्तम, नेत्र, निशांत, दक्ष। इसका ऑप्शन है दक्ष। ठीक है, दूसरा छठा क्वेश्चन, ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का, बैंकिंग कार्ड का, मोबाइल वॉलेट का, उपयोग सभी का। तो पता ही है सभी को, अपन को, कि उपयोग सभी ही आता है इसमें, तो है ना। यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म है। ये यहाँ पे आपने देखा भी होगा। कहाँ गया ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो इसका एक प्रोजेक्ट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अल्टा विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू और लायकॉस। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो सर्च इंजन नहीं है। भारतीय मूल का सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है। ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कू। तो पता ही है, ट्विटर तो वो एलॉन मस्क की कंपनी का है, टिकटॉक चाइना का है जो हमने बैन कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक का है, कू है जो हमारे भारत का है। ठीक है, फिर इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर है। सबको पता है कि यार ये हमारा फेमस नर्मदा नदी पर है। हनुमंतिया टापू बना हुआ है जिसपे हम जल महोत्सव भी करते हैं, और खंडवा में ये हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई। तो मध्य प्रदेश जो हमें आधुनिक मध्य प्रदेश है, इसका गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। तो उसी साल में इसका पहली विधानसभा भी गठित हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। जो हमारी आर्थिक राजधानी है वही है इंदौर में।
फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर, ये आप जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पर है ये। गुना में तो है ही, गुना सबको पता है, विजयपुर जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि ये विजयपुर वाला ऑप्शन बना करके क्वेश्चन पूछ ले। किन देशों में संयोग से स्थापित किया गया है, तो ये रूस, अमेरिका, अमेरिका और इटली, अमेरिका जापान, अमेरिका जर्मनी, अमेरिका सोवियत संघ। तो अमेरिका और इटली की मदद से ये हमने स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया? 370 पता ही है हमें, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब ये कब निरस्त किया है? 12 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2018 और 12 अगस्त 2018। तो इसका आंसर है 5 अगस्त 2019। ठीक है, ये आपकी आर्टिकल 370 के ऊपर मूवी भी बनी है एक, है ना। आपने हॉलीवुड वालों को तो बस एक कहानी चाहिए, पिक्चर तो पहली बना देख के बैठे हुए रहते हैं। 370। भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई का क्या नाम था? शारदा मेनन, शारदा रेड्डी, इंदिरा मेनन और इंदिरा रेड्डी। है ना, नाम भी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं। शारदा मेनन इसका आंसर है। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ना। ये अभी करंट अफेयर ही चल रहा है। भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अब देखो, ये यहाँ से सितंबर 2022 दिया हुआ है, मतलब इसके बाद ही ये पेपर हुआ है। तो मुंबई शिपयार्ड, कोलकाता शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड। इसका आंसर है डी, कोचिन शिपयार्ड से जो है इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? 8, 6, 7, 5। क्रम भी देखेंगे तो क्रम भी इन्होंने, है ना, उल्टा पुल्टा किया हुआ है। 8 के बाद कम हो गया, फिर कम के बाद बढ़ गया, फिर कम हो गया। हालांकि इसका कोई आंसर से लेना देना रहता नहीं है। इसका आंसर है सी, 7 में बांटा गया है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आप प्रीलिम्स देखोगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 6 जो है वो अलग से MP के इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था? मोतीबाई, काशीबाई, अवंतीबाई, हल्कारीबाई। तो अवंतीबाई तो पता ही है, अवंतीबाई तो है ही नहीं, क्योंकि ये खुद गढ़मंडला की शासिका थी उस टाइम पे। तो इसका आंसर है झलकारीबाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहू खाना या मृगवन स्थित है? बुरहानपुर, धार, मांडू, नरवर। तो ये जो है ये आपको बुरहानपुर के महल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आहू खाना या मृगवन बुरहानपुर के इसमें देखने को मिलेंगे हमें। भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? ये सबको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सबसे फेमस जनजाति है भील जनजाति, ये उनका पर्व है और ये होलिका के 7 दिन पहले से बनाना शुरू किया जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वाला तो मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, दूसरा भगोरिया होता है, तीसरा उजड़िया होता है। ठीक है, होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? तो होशंगाबाद हुंकार जैसे समझ में ही आ रहा है कि जो अपने मांडू के शासक थे होशंग शाह, उन्हीं के बारे में दिया होगा इसमें। तो ऑप्शन क्या है? रघुवीर सिंह, प्रयाग दत्त शुक्ल, भूपति सिंह और हीरालाल। तो इसके जो आंसर हैं वो हैं आपके प्रयाग दत्त शुक्ल। प्रयाग दत्त शुक्ल के द्वारा होशंगाबाद हुंकार की रचना की गई थी। काकनाद काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? तो ये जो है एक रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे कि ये 2020 का जो MPPSC का अपना सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था, ये उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन CSE वाले पेपर में। और 2021 में हुआ था ये 25 जुलाई को। तो इसका आंसर है सांची। रानी दुर्गावती के पिता का क्या नाम था? रानी दुर्गावती के पिता का नाम दधिवाहन, शालीवाहन, दंतीवाहन और बलवाहन। तो शालीवाहन जो है रानी दुर्गावती के पिता का नाम था। ये किसके समकालीन थी? ये अकबर के समकालीन थी। ठीक है, और अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था। 1564 में इनका युद्ध हुआ था मुगलों से, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने 1556, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ रहा था, तब 1556 में क्या बोलते, इनका और बाज बहादुर था। कौन? बाज बहादुर। इनके और बाज बहादुर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती विजयी हुई थी। किस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, 1923 को हुआ था, है ना। 1923 को कहाँ पे? महाकौशल, यानी कि महाकौशल कहाँ? जबलपुर से। ठीक है, राई परंपरा क्या है? राई परंपरा प्रधान सज्जा, फसल पद्धति, लोक नृत्य, जादू टोना। सबको पता है कि ये एक लोक नृत्य है। और कहाँ पे होता है? ये बुंदेलखंड में होता है। ठीक है,
बुंदेलखंड में होता है ये वही सब इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, झलकारी बाई आएगा, इसमें ये बुरहानपुर आएगा, आहू खाना या मृगवन, भगोरिया कब होता है, होली पे होता है, होशंगाबाद हुंकार किसने लिखे, प्रयाग दत्त शुक्ल ने लिखी है। राई परंपरा क्या है, एक फोल्क डांस है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या है, शालीवाहन है। और मॉडर्न नेम काकनाद का क्या है, सांची। और ये अभी क्या है, अपनी सोलार सिटी भी है ना, सोलार सिटी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, हिरण है, देनवा है और हथनी है। कोई नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ, 26, ये जो देनवा नदी है ना, ये नहीं है, एक मिनट, हिरण है, गोई है और हथनी है। देनवा नदी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की सहायक नदी टोटल हमें कितनी पढ़ने को मिलती है, 41 मिलती है। किताबों में 41 दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। पता ही है कि ये मध्य प्रदेश है, तो ये उत्तर वाले एरिया में पाया जाता है, और उत्तर वाला जिला एक ही है, ग्वालियर। ठीक है। सियारी क्या है, हथियार है, आभूषण है, फसल है, स्थानीय बोली है। तो समझ में ही आ रहा है, सियारी। हथियार आभूषण तो होगा नहीं, इन्हीं दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका आंसर है फसल। किस ऐतिहासिक स्मारक में को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, सांची का तोरण, भरहुत का तोरण और भीमबैठी का। तो ये जो है, ये शुंग काल के टाइम पे बना था, ये विदिशा का गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने ये बनाया था, जो कि वैष्णव धर्म का भी प्रतीक है। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। सबको पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, धूपगढ़, जाना पाओ, मैकाल, सिद्ध बाबा। तो धूपगढ़ तो अपनी महादेव श्रेणी या फिर सतपुड़ा की सबसे बड़ी है। जाना पाओ आपको सबसे बड़ी तो नहीं, मगर मालवा में पाई जाती है। मैकाल श्रेणी आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। सिद्ध बाबा की चोटी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है बुंदेलखंड की। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज है, फायर क्ले, कोर्डमम, कोरडम, फेल्सडल्सपर और गेरू। ठीक है, तो इसका आंसर है कोरडम। कोरडम, ठीक है। इसका हीरे के बाद अधात्विक में अगर आप पूछोगे, अधात्विक में तो सबसे कठोर धातु है ये। मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन जो है भैया, ये डिलीट हो गया था, कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश में ये वाला। ठीक है। फिर नेपा को कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि भारत मध्य प्रदेश का पहला जो कागज उद्योग था वो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में बुरहानपुर में लगाया गया था, नेपा नगर में। ठीक है, अब वहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती थी, तो बैधान, सतपुड़ा, चांदनी और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से इसको विद्युत शक्ति प्राप्त होती थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मंडला, अमरकंटक, पचमढ़ी, बालाघाट। तो सबको पता है कि भैया ये हमारा वो है, मध्य प्रदेश है, ये हमारी नर्मदा जाती है, ये हमारी विंध्याचल श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, और यहीं से अरेबियन खाड़ी की जो शाखा है यहाँ से एंटर होती है, और यहीं पर ही हमारा धूपगढ़ है। धूपगढ़ के बाद मतलब क्या है, पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण माह योजना लागू की गई थी, तो पोषण वर्ष 2018, 19, 20, 21। तो इसका जो आंसर है 2020 है। 2020 में पोषण माह महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, शिवपुरी, देवास, बैतूल, बालाघाट। इतने अच्छे ऑप्शन दिए, सबको पता है बालाघाट है। और इसी के साथ मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाली हुई है, जो ये साइड में दी हुई है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो और लोवेस्ट सेक्स रेशियो। इसमें आपको ये पता तो है बालाघाट, अलीराजपुर, मगर आप ये नंबर याद करिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अब वो क्वेश्चन पूछेगा नंबरों पे से। बालाघाट में कितना है, 1021 है, अलीराजपुर में 1011, मंडला में 1006, डिंडोरी में 1002, झाबुआ में 990 है। भाई कम में अगर आप देखोगे तो भिंड में 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, 873, 870। 864 तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि भैया 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और ये दोनों तो वैसे याद थे ही, क्योंकि ये सबसे कम है, और फिर भिंडी के बाद मुरैना हर जगह आता ही आता है ना। तो ये मैंने ऐसे याद किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर, दतिया, हरदा, ग्वालियर। तो
सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है तो हरदा ही है। मगर क्वेश्चन जरूरत पड़िएगा क्योंकि अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछ रहा है तो हरदा आएगा आंसर, और वैसे अगर आएगा तो निमाड़ी। ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था? ये अगर आप को ध्यान हो तो भारत में 1992 में ये आया था, और उसके एक साल बाद यानी कि 1993 में ये मध्य प्रदेश में आया, और इसको गवर्नर द्वारा 24 जनवरी 1994 को गवर्नर ने इसमें सिग्नेचर करे थे। ठीक है, एक मिनट। मध्य प्रदेश के गवर्नर द्वारा 24 जनवरी 1994 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है कि 1994 को अपने यहाँ गवर्नर कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे। फिर दूसरा 39 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लाख बनाने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक शासकीय कारखाना स्थित है? सिंगरौली में, रीवा में, उमरिया में, सतना में। तो पता ही है कि भाई माइनर फॉरेस्ट का पूछ रहा है तो जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा होगा उस जगह पे ज्यादा होगा, उमरिया में सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, और सॉरी उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष। तो इन तीनों को नहीं है, राज्यपाल को ये पावर होती है, राज्यपाल करते हैं इसको। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? बमोरी, भगवानपुरा, बरूखेड़ा, भाटखेड़ा। तो भगवानपुरा इसके आंसर है, भगवानपुरा में ये किया गया था। इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि कितनी मेगावाट है ये, 130 मेगावाट। ठीक है, और भानपुरा तो है ही, ये कभी भी 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? सिंध, बाणसागर, भांडेर और उर्मिल। इसका आंसर है सिंध। ठीक है, सिंध परियोजना संयुक्त परियोजना नहीं है। ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, अट्टापट्टा से, खो खो से, मलखम्ब से। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत ऐसा क्वेश्चन भी है, ये 15 या 16 वाली एमपीपीएससी का सीएससी पेपर हुआ था तब आया था ये। इसकी शुरुआत जो है वो 2013 में की गई थी, और ये मलखम्ब से संबंधित है। और मलखम्ब से रिलेटेड जो आपका क्या बोलते हैं एकेडमी अगर आप बोलो या प्रशिक्षण संस्थान जो बोलो तो वो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग निगम और जन कल्याण वित्त निगम। तो ये किया जाता है अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा। 2020 टोक्यो पैरालंपिक पूछा है यहाँ पे, ठीक है, पैरालंपिक ध्यान रखिएगा। मैं भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? है ना, देवेंद्र झाझारिया, सुंदर गुर्जर, सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा। अब देखो यहाँ पे पैरालंपिक अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो काफी लोगों ने यहाँ पे नीरज चोपड़ा आंसर लगाया होगा। ठीक है, जबकि वो उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है मगर वो पैरालंपिक का नहीं था। यहाँ पे पैरालंपिक का पूछा जा रहा है, तो पैरालंपिक में जीता है सुमित अंतिल ने। 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो मेघा परमार, मंजू बंबोरिया, परिधि जोशी और एकता यादव। तो आपको पता ही है कि मेघा परमार जो है